हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं जो 8 तारीख को स्पीच टेस्ट हुआ था आप लोगों का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का। उसमें आपका 50 क्वेश्चन हिंदी का था, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जीएस, जो 150 का अंक बनाया गया था। उसमें जो है कि अर्जुन सर ने मैथ को पढ़ा दिया है और दिवाकर सर ने रीजनिंग भी पढ़ा दिया है। आज हम बात करते हैं हिंदी का सोल्यूशन देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप सभी का स्वागत है हमारे रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं राजवीर यादव आपको हिंदी का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से, यानी कि मैं कह सकता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत, क्या है, दंतव्य, या हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, दंत, क्या कह सकते हैं, दंत कह सकते हैं। क्योंकि आपको हम वर्णमाला पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाया गया है। और वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कचट त, क्या बताया है, कचट त, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी इसका है कंठ, इसका है तालव्य, इसका है मूर्धन्य, और इसका है ओष्ठ, और इसका है आपका ये ओष्ठ है, और ये आपका क्या है, दंत है। क्या है, दंत। आप जानते हैं जब त वर्ग दंत, यानी तकली है, थन है, दिवात है, धनुष है और नर, इन वर्णों का जो उच्चारण होता है वह आपका दंतव्य या दंत से होता है। तो इसमें आप दंत वर्ण कौन सा है आप देखिए, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो दंत आपका कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपका ये आपका क्या है, दंतव्य, या हम कहेंगे दंत है। तो हमने आपको वर्णमाला में पहले ही बता दिया था कि आपका कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ होता है। आपका क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है, ट वर्ग का मूर्धन्य से, और त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। तो यहाँ पे जो यह है, हमने यह को पहले ही बता दिया था। जो यह है यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, और इसमें अंतस्थ वर्ण में यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। और यहाँ पे च है, और च है आपका दूसरे क चट, यानी च का मतलब आपका तालव्य वर्ण है। क्या है, तालव्य है। फिर क्या है, यहाँ पे ऊ है। ऊ आपका जो होता है इसका उच्चारण स्थान, ये स्वर है, और स्वर का भी उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया है वर्णमाला वाले लेसन में, आप जाके देख सकते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यानी आपके पास 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में यदि क्लियर किया जाए तो यहाँ पे ये आपका हो गया, आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, च वर्ग तालव्य हो गया, और ये आपका हो गया क्या, ओष्ठ हो गया। यानी चारों ऑप्शन को मैं क्लियर कर दिया कि आपका ये ओष्ठ का उच्चारण स्थान है, ये दंत का है, ये तालव्य का है, ये अंतस्थ वर्ण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा, कह रहा है कौन सा वर्ण घोष, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं, ऐसा कौन सा वर्ण है ऑप्शन में जो घोष नहीं है। मैं आपको आज ही अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के बारे में बताया है। एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। यहाँ पे घोष की बात हो रही है, अल्प प्राण, महाप्राण की बात नहीं हो रही है। जो अघोष होता है और एक सघोष है, जो सघोष होता है उसी का दूसरा नाम क्या है, घोष है। और यहाँ पे घोष वर्ण नहीं है, आपको नहीं वाला छाटना है। तो आपको नहीं छाटना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे जो र है ये आपका क्या है, मैं आपको बता दिया था, लुंठित या प्रकंपित वर्ण है, ठीक। ल को क्या कहते हैं, मैं आपको बता दिया था, पार्श्विक या ईसर्त वर्ण इसे कहा जाता है। और आपका जो त है, जो त है यही आपका क्या है, घोष, ये आपका घोष ध्वनि, यानी घोष वर्ण नहीं है, ये घोष वर्ण नहीं है। क्योंकि जो आपका त आता है, यानी पहले नंबर पे आता है, त किस पे आता है,
पहला नंबर पे आता है, यानी त जो है ये आपका पहला नंबर पे है। और जब त पहले नंबर पे आता है, जैसे मैंने कहा, देखिए बहुत ध्यान से, क च ट त प, 5 वर्ग हो गए। ये 5 वर्ग है ना, ये कंठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है और ये ओष्ठ। अब आपको ट्रिक बताया गया था, मैंने आपको ये भी ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? इसे बहुत ध्यान से देखिएगा ट्रिक को। मैं आपको ये ट्रिक बताया था कि अल्प प्राण होगा, क्या होगा? अल्प प्राण। तो इसका कोड होता है 135, और जो महाप्राण होता है, और महाप्राण का कोड होता है 24। कितना है? 24। एक होता है अघोष, अघोष का कोड होता है क्या? 12। एक होता है सघोष, क्या था? सघोष, और सघोष का कोड होता है 345। जो सघोष है इसी का दूसरा नाम है घोष। क्या नाम है? घोष। और यहाँ देखिए घोष वर्ण नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं 1 और 2 आपका क्या है? सघोष है। ठीक है, तो आपका त जो होता है वह 1 नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आएगा। जब ये पहले नंबर पे आएगा तो यह आपका त जो वर्ण है वह घोष नहीं है, यानी कि इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है दूसरे क्वेश्चन में। क्लियर? यहाँ जहां पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। कितने पे? तीसरे पे बात करते हैं। तो अब तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से किस शब्द में, देखिएगा किस शब्द में, यहां देखिए नी प्रत्यय क्या है? नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय क्या है? नहीं लगा है। यानी ऐसा ऑप्शन में कौन सा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है? आप ऑप्शन देखिए और उसका जवाब देने का प्रयास करिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें नी प्रत्यय नहीं है। देखते रहिएगा, बोर्ड पे देखिए, शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कूटनी। ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा जिसमें नी प्रत्यय नहीं होगा? बताइए, कमेंट करिएगा। आते हैं, हम बात करते हैं जो शेरनी है, शेरनी में नी प्रत्यय आपका देखिएगा नी प्रत्यय नहीं लगा, जबकि यहाँ पे नी प्रत्यय शेरनी में लगा है, और मोरनी में भी आपका नी प्रत्यय लगा है, और कूटनी में भी आपका नी प्रत्यय लगा है, कूट प्लस नी। अब बात हो गई यहाँ पे किसकी? नौकरानी की। अब नौकरानी में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी प्रत्यय लगा है। ये क्या है? आपका आनी, ये प्रत्यय है। एक प्रत्यय होता है और एक होता है क्या? उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के आगे वाले हिस्से को उपसर्ग कहा जाता है और पीछे वाले हिस्से को प्रत्यय कहा जाता है। किसी भी शब्द, जैसे मैंने कहा संविधान में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सम उपसर्ग लगाया जाता है, क्योंकि सम प्लस विधान अर्थात जो पहला पद होता है वही उपसर्ग होता है। और यहाँ पे आपको सवाल में कहा गया है कि शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। आपका करेक्ट आंसर तीसरा, इसमें यानी कि नौकरानी में आनी प्रत्यय है और कूटनी, मोरनी, शेरनी में आपका नी प्रत्यय लगाया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 4 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग और आंसर बताने का प्रयास करिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा यदि बताया जाएगा तो उनको क्या है कि ये जो है कि जो आपका स्पीड टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो मैं 8 तारीख संडे को आप बच्चों को लिया था, और आप लोग जो भी बच्चे किए हैं वो तो देख ही रहे हैं। जो अदर बच्चे देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में और कौन सा आंसर होगा इसे बताने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए। अविकारी, क्या यहाँ दिया है? अविकारी शब्द क्या होते हैं? पहले तो ये प्रश्न हो गया
अविकारी शब्द क्या होते हैं। अब देखिए, शब्द में जो रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। और जो अविकारी है उसी का नाम है अव्यय। ये जो अविकारी यहाँ दिख रहा है, अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। अविकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है? अव्यय। आप लिख दे रहे हैं, बोर्ड पे देख लीजिएगा, अव्यय कहते हैं। अविकारी का नाम अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब नहीं किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अविकारी या अव्यय। और जिसमें परिवर्तन हो जाएगा उसे विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी के अंतर्गत 4 पार्ट आते हैं। आइए देख सकते हैं, आपका जो विकारी होता है ये क्या है? ये विकारी शब्द है और इसका 4 पार्ट होता है। पहला नाम होता है आपका क्या है? संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। और 4 नंबर पे आपकी आती है क्या? क्रिया। ये चारों पार्ट आपके विकारी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? और जो अव्यय या अविकारी होता है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अविकारी। और अविकारी का दूसरा नाम है क्या? अव्यय। इसके भी कई भेद होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला का नाम क्या है? क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? पहला क्रिया विशेषण होता है। दूसरा आपका बनता है समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। और आपका थर्ड बनता है क्रिया विशेषण समुच्चय संबंध बोधक। क्या बन जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ये आपके 3 हो गए। और 4 नंबर पे हम कह सकते हैं आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, 4 पार्ट अविकारी के हैं और 4 पार्ट विकारी के हैं। और यहाँ अविकारी शब्द क्या होते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया। जो अव्यय है वही अविकारी है, जो अविकारी वही अव्यय। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है अविकारी अव्यय, और जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? अब हमारा आंसर की बात होगी। तो अब आंसर आप पकड़ लिए होंगे कि जब अविकारी है तो संज्ञा हो नहीं सकता है, सर्वनाम हो नहीं सकता है और विशेषण हो नहीं सकता है। क्योंकि ये तीनों पार्ट किसका है? देख लीजिए यहाँ पे विकारी का है। और जो बच जाता है यानी अव्यय आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला सवाल नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे 5 को देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है। यानी ये जो गाय है, गाय में कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है? आप इसको छाटिएगा। गाय में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए, गाय क्या संज्ञा क्या होता है? पहले तो ये बताइए, संज्ञा जब किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। और संज्ञा के मूलतः भेद जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। पढ़ते क्या भेद है? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे 3 हो गया मूलतः। जो 2 जुड़ते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ये 5 हो गए आपके पास। कौन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदाय या समूहवाचक। क्लियर? अब आप देखिएगा गाय क्या है। तो आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लेगा तो व्यक्तिवाचक होगा। और यहाँ पे गाय है और गाय का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पे गाय का नाम नहीं लिया गया है कि कौन सी गाय है। यदि मुझे पता चल गया कि कौन सी गाय है तो आपका आंसर क्या हो जाता?
जैसे मैं कह दिया नदी है, अब नदी है तो केवल नदी है। अगर हमें पता चल जाए कि ये गंगा नदी है तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब पता नहीं है तो जो गंगा है वही क्या है, गाय है। अर्थात गाय में कौन सी संज्ञा है, तो आपका जवाब होगा जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, जातिवाचक। आंसर आपका 5वीं का दूसरा हो जाएगा। क्लियर हुआ। और इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक जब किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव इत्यादि का बात करता है तो भाववाचक होता है। जैसे सुंदरता, मिठास, चतुराई है, ये भाव है। और द्रव्य यानी मटेरियल नाम, जैसे मैं कह दिया पेट्रोल, डीजल, दही हो गया, प्लास्टिक हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मटेरियल नाम जो दो पदार्थों के योग से मिलकर बनाया जाता है उसे हम लोग द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक क्लियर हो गया, व्यक्तिवाचक, यहाँ पे जातिवाचक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है, आपका नंबर 6 पे आते हैं। ये 6 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखिए क्या कह रहा है, वचन। देखिए वचन है, यहाँ पे वचन, वचन 2 प्रकार का होता है। हिंदी में वचन होते हैं और एक वचन जो है मनुष्य के जीवन से जुड़ा रहता है, जो शादी वाला वचन होता है। और लेकिन ये शादी वाला वचन नहीं है, ये भैया आपका हिंदी वाला वचन है ना, तो यहाँ पे उस वचन में मत चले जाइएगा। क्लियर। तो वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है, यानी गलत है। यहाँ देखिए वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लीजिए अंडरलाइन कर दिए। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो वचन की दृष्टि से गलत है। वचन का मतलब क्या होता है, वचन, वचन, वचन का जो अभिप्राय होता है, अभिप्राय, वो किससे होता है, संख्या से होता है। किससे होता है, संख्या से। मतलब अगर एक संख्या है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। बताइए खत्म। एक से अधिक है तो क्या है, बहुवचन। एक संख्या है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। और वचन का जो अभिप्राय होता है वो किससे होता है, संख्या से होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लता है तो लताएं, यानी यह जोड़ा जो है आपका क्या है, सही है। यहाँ पे वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है, ये छाटना है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सही है आपका, लता लताएं। और घोड़ा है तो घोड़े ही बनेगा, ये भी राइट है आंसर आपका। किताब है, किताब है, देखिए किताब है तो किताबें यहाँ पे लगा है, ये दिख रहे हैं नहीं, ये भी आपका क्या है, सही है। यदि हम कह रहे हैं पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा गलत हो गया तो जो बचा है वही तो सही होगा, अर्थात सखी है। सखी है ना, देख रहे हैं, सखी का जो आपका बहुवचन होता है सखियों होता है, ना कि सखियां। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। क्या है, गलत। क्लियर हो गया। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आता है उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो 7 नंबर में लिखा हुआ है क्या, वधु। देख लीजिए वधु लिखा है, बहुत प्यारा वधु, ये वधु है, वधु। और हमेशा वधु देखिए वर्तनी में ऐसे ही लिखा जाता है, वधु को लाइए कन्या, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वधु ऐसे ही लिखा हुआ है। वधु का बहुवचन, वधु का क्या कह रहा है, बहुवचन क्या होगा। अब वधु का बहुवचन क्या होगा बताइए, वधु का बहुवचन क्या होगा, वधुएं, वधुएं। देखिए यहाँ पे वधुएं, वधुएं 2 बार लिखा गया है, लेकिन मैंने कहा वधु जब ये सही होगा तो ये सही होगा। तो यहाँ पे वधु में देखिए क्या लगा है, छोटा ऊ लगा है, इसलिए पहला एकदम साफ सुथरा गलत हो चुका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वधुएं, वधुओं, वधुएं। तो आपका सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप देखिए वधु ये तो गलत हो गया और ये वधु आपका सही है, आप देख सकते हैं ये गोला देखिए। और यहाँ पे आपका जो आकारांत इकारांत में लगता है चंद्रबिंदु, वधुओं होता नहीं है और आपके वधुएं होती नहीं है। तो वधु का क्या होगा, वधुएं होता है, वधु नहीं होता है, वधुएं। ए एकारांत आकारांत
इकारांत इकारांत का प्रयोग किया जाता है। जब आपका चलेगा वचन तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेड़ होता है ना, पेड़ से पत्ता क्या होगा भैया? गिर गया। जब पेड़ से पत्ता गिर गया, यहां पेड़ से देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन भी किया गया है, देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। पेड़ में कौन सा कारक है पूछा गया है कि जो पेड़ से जो पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता जो अलग हुआ है, वहां पे कारक पहचानना है। और कारक आप जानते हैं, कारक का दूसरा नाम परसर होता है। ये जो कारक लिखा है यहाँ पे, कारक का जो दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम क्या होता है? परसर होता है। ये कारक का दूसरा नाम आपका है। पेपर का सवाल है इसलिए आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा है। कारक का दूसरा नाम परसर्ग है। और कारक की संख्या की बात होगी तो हिंदी में कारक की संख्या कुल 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। अब दूसरी बात होगी कि यहाँ पे किस कारक का बात किया गया है, क्योंकि भैया पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आ गया, से विभक्ति आ गया कि नहीं? जब से विभक्ति आया है, से विभक्ति आया है तो से विभक्ति हमेशा किसके बाद आता है? दो में आता है। एक तो आता है कि करण, एक में क्या आता है? करण कारक में आता है से विभक्ति, एक करण कारक में आता है, एक अपादान कारक में आता है। एक किसमें आता है? अपादान कारक में। दो कारक में से विभक्ति आती है। देख लीजिए क्या मस्त सवाल। दो कारक ऐसे हैं जिसमें से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझना है कि कौन सा होगा कारक इसमें, तो आप समझने का प्रयास करिए। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। यहाँ पे जो करण कारक है, इसका जो हम कह सकते हैं करण कारक। करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण। उपकरण माने यंत्र। जब किसी यंत्र से किसी कार्य को किया जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। और अपादान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अलग, अलग होना या अलगाव। अब यहाँ पे उम्मीद है कि आपको आंसर प्राप्त हो गया होगा। आपको आंसर क्या मिल गया। अब यहाँ देखिए कि जो करण है, करण में तो उपकरण आ रहा है। किसी यंत्र से जब कार्य को संपन्न किया जाता है तब वहां, जैसे हम कहते हैं कि भैया मोहन कुदाल से खेत खोद रहा है, यानी कुदाल जो है एक यंत्र है। हम कहते हैं हनुमान पेन से पत्र लिख रहा है, तो हनुमान पेन से तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पेन क्या है? उपकरण है और कर्ता के द्वारा क्रिया संपन्न की जा रही है, इसलिए इसमें आपका करण कारक होगा। और ये जो सवाल आपका है, पेड़ से पत्ता गिरा है, इसका मतलब अलग हो गया है पेड़ से। पेड़ है, पत्ता गिर गया, पेड़ से अलग हो गया पत्ता, इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। आंसर इज द करेक्ट तीसरा, ये आपका आंसर है अपादान कारक। करण कारक जो है मैंने आपको बता दिया, जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिया संपन्न की जाएगी। संप्रदान कारक और कर्म कारक हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्म की विभक्ति से नहीं है, संप्रदान की विभक्ति से नहीं है। और कारक की कुल संख्या मैंने आपको बता दिया कि 8 होता है। और कारक का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आप देखिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। प्रश्न सवाल आपका देखिए 9 नंबर चल रहा है। आप देखते रहिए कितने सवाल आप सही कर रहे हैं, ठीक है। आज गणित, देखिए आज का लिखा है गणित। आज गणित के अध्यापक जी, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली है। देख नहीं ली है, अभी नहीं ली है ना, तो ये क्या है? नहीं एक ऐसा सेंटेंस है, नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक सेंटेंस। नहीं क्या है? नकारात्मक सेंटेंस है कि नहीं? इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो
बस देख सवाल देखिए, आंसर प्राप्त करेंगे। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ क्या था? देखिए अर्थ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट को अंडरलाइन किया है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? आप जानते हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 8 प्रकार का होता है, और जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना में क्या आता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और जो प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और जो अर्थ के आधार पर 8 है उनका नाम क्या है? पहला है विधि या विधानवाचक, दूसरा है इच्छावाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है संदेहवाचक, पांचवा है जो है कि अनुमोदनवाचक, फिर सातवां जो है कि संकेतवाचक, और आठवां जो है कि आपका यहाँ पे दिया है देखिए निषेधवाचक। अब इसमें हमारे पास जो है, पहले तो मुझे इस बात को पकड़ लिया, नेगेटिव किस पकड़ा गया ये कि नकारात्मक है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ये नहीं ली मतलब क्या है? ये नकारात्मक। और नकारात्मक जो होता है वह हमेशा किसमें होता है? निषेध। किसमें होता है? निषेध। यहाँ देख लीजिए निषेध, निषेधवाचक वाक्य है ये, समझ रहे नहीं? आंसर आपका तो इसमें तीसरा हो जाएगा। आज्ञावाचक क्या होता है? जब कोई व्यक्ति आपको आज्ञा देता है, आज्ञा और आदेश में ही अंतर है। आज्ञा किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, अपने से छोटों को बड़े के लिए हम आज्ञा देते हैं, जाओ पानी लेकर आओ 1 गिलास, क्लियर? आदेश क्या होता है कि हमेशा सरकार या सरकारी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जाता है, क्लियर? अब आपका एक इच्छावाचक है। इच्छावाचक क्या होता है ये बताइए? इच्छावाचक क्या होता है इसे हमें बताने का प्रयास करिए। इच्छावाचक क्या होता है? जब मान लीजिए कोई भी है इच्छा से आपको आशीर्वाद दे रहा है, वो इच्छावाचक हो जाएगा। और आपका क्या है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक को पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो वाक्य रहेगा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और वहां से आप पकड़ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसलिए जो यह सवाल था, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो इसमें आपको बता दिया है कि निषेधवाचक वाक्य है और अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो मैंने कहा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं? 8 भेद हैं, 8 का नाम मैंने बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि रचना के आधार पर कितने हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रयोग के आधार पर कितने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कौन सा बच्चा बताने का प्रयास कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को लगाने का प्रयास करिए, लगाते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई, देखिए क्या लिखा है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अच्छा बताओ, हम कहते हैं लो क्या है? मटरू है, ये हम कहते हैं मटरू, मटरू का हम कहते तुम्हारी मौसी आ रही है, तो मटरू पता चल गया कि हमारी मौसी आ रही है, बात कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम कहें कि कोई आ रहा है, कोई आ रही है। अच्छा देखिए कोई आ रहा है, कोई मर गया, कोई रो रहा है, आप कैसे बता सकते हैं कि कौन है? जहां पर आप नहीं बता सकते हैं तो आप बताइए कि वो कौन से प्रकार का होता है। और यहाँ पे कोई भी लिखा है, देखिए यहाँ पे कोई भी पकड़ा जा रहा है कि कोई है, तो कोई क्या है? निजवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चय होगा, निश्चय होगा, संबंध। निश्चय तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर निश्चय कब होगा? यदि मुझे पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, तब वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जहाँ पे पता नहीं चलता है तो वहाँ पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक। यानी इसकी हम किताब वाला अगर परिभाषा कहें कि वह वस्तु किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर निश्चय पूर्वक संकेत न करे अनिश्चय हो जाएगा। और यहाँ पे तो दिया कोई आ रहा है, पता नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आप ब्लॉक करिए और 1 नंबर आप पाइए यहाँ पे हमारे यहाँ। और देखिए निजवाचक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जब कर्ता स्वयं खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ रहे हैं ना? आगे अगला वाला क्या पॉइंट? अगला पॉइंट निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कह दिया निश्चयवाचक सर्वनाम ही हो सकता है जहां पर बात
मुझे स्पष्ट तरीके से पता चल जाए। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो जब कर्ता यानी एक व्यक्ति दूसरे के संबंध को परस्पर बतलाता है, संबंधवाचक क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध के बारे में बतलाता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम वही सर्वनाम होता है जैसे हम कहेंगे जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत, जैसा देश वैसा भेष। अब यहाँ क्या हो रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो सर्वनाम है ये आपका क्या है? सर्वनाम। यहाँ देख लीजिए सर्वनाम है तो पहले सर्वनाम विकारी शब्द का पाठ, किसका पाठ है? विकारी में सर्वनाम आते हैं और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या टाइप के होते हैं? दो टाइप के। यहाँ देखिए सर्वनाम है ये, और सर्वनाम का यदि पूछा जाएगा सर्वनाम के कई भेद हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। सर्वनाम का संख्या पूछ देगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और यहाँ पे आपका जो जवाब है कोई आ रहा है, यहाँ पर क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर आपका तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चर्चा करते रहिएगा, क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर की बात किया जाएगा। अब देखिएगा 11 नंबर में बताने का प्रयास करिए आप लोग। 11 नंबर क्या कह रहा है? देखिए बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं आ रहा है तो कहेंगे भैया बंद किया जाए, चला जाए, अपना एक सबका नींद मारा जाए, हैं? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है? देखिए बोला गया विशेष, क्या बोला गया? विशेष, विशेष से बोला है। अब विशेष का मतलब क्या होता है? हम कहा है विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होता है, और जो बता दिया जाएगा तो वो विशेषण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेषण जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। और जो सार्वनामिक है उसका 2 भेद है, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। और जो गुणवाचक है उसका 6 भेद है, आकार बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, स्पर्श बोधक। जो आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक के इसके 2 भेद है। कौन है? संख्यावाचक की निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक की निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित संख्यावाचक प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, तुलनावाचक। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा है? विशेष शब्द कौन सा होता है? विशेष कौन होता है? मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जिसकी विशेषता बताएगा वही विशेष होगा। जिसकी विशेषता बताएगा वही क्या होगा? विशेष होगा। अब यहाँ देखिए किसकी विशेषता बताए? अरे भैया यहाँ देखिए जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताया जाए, ये तो एकदम गलत हो गया। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताया जाए, ये कौन सा बात हुआ? हमने आपको क्या कहा? जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है, जो बताया जाता है वो होता है विशेषण। आइए नंबर 2 पे देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, लो आगे नहीं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वही क्या होता है? अब विशेष। और जो बता दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण। अब यहाँ देखिएगा जिस हेतु विशेषता बताई जाए, ये लो गलत है, इनमें से कोई ये लो गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा ब्लॉक करेंगे? बी, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्लियर? और जो बता दिया जाएगा वो होगा विशेषण। अगर ना समझ में आया हो तो एग्जाम्पल समझिए। मैंने कह दिया यह मोटा लड़का, मोटा लड़का हंस रहा। मोटा लड़का क्या कर रहा है? हंस रहा है। अब आइए यहाँ देखिएगा, ये मोटा लड़का हंस रहा है ना, कौन हंस रहा है? मोटा का, मोटा हंस रहा है। यह तो सार्वनामिक विशेषण, इसे छोड़ दीजिए। ये क्या है? सार्वनामिक। अब मोटा, अच्छा तो मोटा कौन है? हंस रहा है कि लड़का है? मोटा कौन है? लड़का है ना। तो लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है? मोटा है। तो मोटा का है? विशेषण है। लड़का का है? विशेष्य है। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही ना विशेष्य होगा। हाँ, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते
क्वेश्चन नंबर 12 को हम यहाँ पे करते हैं, आप बताने का प्रयास करिए आप लोग। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो क्रिया अभी, देखो जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है, इसका मतलब जो क्रिया अभी हो रही है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अब ये पढ़ा रहे हैं, जो क्रिया अभी हो रही है, तुरंत हो रही है, तत्काल हो रही है। अच्छा बताइए, जो क्रिया हो रही है उसे आप क्या कहें, क्या कहें बताइए। मान लीजिए कोई क्रिया है, मैं जहाँ खाना खा रहे हैं, खाना यहाँ पे लिखते हैं मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना क्या कर रहा है, लो खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। अब मोहन है खाना खा रहा है। अब बताइए जो क्रिया अभी हो रही है, ये क्रिया भैया ना हो रही है, भैया ये क्रिया भैया हो रही है, तो बताइए इसमें कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल है कि सामान्य वर्तमान काल है कि संदिग्ध वर्तमान काल है कि संदिग्ध भूत वर्तमान काल है। लो संदिग्ध का तो बतिये खत्म कर दो दोनों, क्योंकि संदिग्ध का मतलब ये होता है कि क्या प्रतिक्रिया हो रही है कुछ पता नहीं चलता है, यदि पता चल जाएगा तो वो संदिग्ध होगा नहीं करेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि भैया अभी क्या क्रिया चालू है, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य वर्तमान होगा कि अपूर्ण वर्तमान होगा। सामान्य वर्तमान किसे कहा जाता है, अगर यही हम कह देते हैं कि मोहन खाना है, मोहन खाना खा चुका है, मोहन खाना खा चुका है। अब यहाँ पे मोहन खाना खा चुका है, यहाँ कहते हैं वह जाता है, वह जाता है। ये आपका क्या है, एक प्रकार से सामान्य वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल है, ये वाला ये वाक्य। और यहाँ पे ये जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग क्या कह देंगे, अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण मतलब ये जो क्रिया अभी हो रही है वो क्या है, पूरी तो हुई नहीं है, अभी हो रही है, चल रही है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण है। तो आपका जो आंसर होगा इसका अपूर्ण क्रिया इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो गया, 13 नंबर की बात करते हैं। तो 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर ये 13 है और ये आपका सवाल है। कह रहा है कि जो मनोहर है, क्या है ये लोग, मनोहर है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, क्या पूछा गया है, संधि। और आप जानते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, क्या होता है, मेल या जोड़ होता है। और संधि कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। क्लियर हुआ। और जो इसमें स्वर संधि है इसका 5 भी गुण, पहला कौन है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयाति स्वर संधि। लेकिन हमें यहाँ पे बस इतना देखना है कि ये जो मनोहर शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो आप देखिए कोई भी किसी संधि का सवाल, कोई संधि का सवाल हो, चाहे वो आपका संधि विच्छेद पूछे, चाहे इसमें कौन सी संधि है, चाहे आपका गुण हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे यड़ हो, चाहे आयति हो, चाहे आपका विसर्ग व्यंजन हो, इसको पकड़ने का एक टेक्निकल पॉइंट है। मैं आपको मनोहर शब्द का पहले हम करेंगे क्या, विच्छेद। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, मनोहर है तो मनः धन हर, मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः धन हर बराबर मनोहर, क्या हो गया, लो मनोहर। अब आप देखिए ये जो 2 बिंदी दिख रहा है ये किसका प्रतीक चिन्ह है, बताइए किसका प्रतीक चिन्ह है। ये स्वर संधि का है, नहीं है, व्यंजन का है, नहीं है, दीर्घ का है, नहीं है किसका, विसर्ग का। किसका है, विसर्ग का प्रतीक चिन्ह है। ये विसर्ग का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि ये अंक का प्रतीक चिन्ह है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। और यह अह का प्रतीक चिन्ह है, इसी को क्या बोला जाता है, विसर्ग। क्लियर। अब यहाँ पे स्वर, व्यंजन और दीर्घ नहीं होगा, क्या होगा, विसर्ग होगा। इन सब के बारे में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपको संधि जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी हमारा जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, है दूसरा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे
आइए क्वेश्चन नंबर ये 14 हो गया। 14 क्या लिखा है देखिएगा, उन्नति लिखा है कि उन्नति शब्द का लो फिर संधि विच्छेद आ गया। उन्नति शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? इस बार कौन सी संधि है नहीं पूछा गया है, इस बार पूछा है कौन सी संधि है। और संधि में 3 सवालिया बनता है, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, दूसरा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तीसरा पूछ देगा संधि विच्छेद कह के दे देगा, पूछेगा कौन सा शब्द बनेगा, बस। और एक को सवाल नहीं बनता है, 3 सवाल बनता है मूलतः। क्लियर? आइए अब यहाँ देखते हैं कि उन्नति है तो कौन सी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। उन्नति का पहले तो देखिए उत्तधन नति होता है, क्या होता है? उत्तधन नति। ऑप्शन में कोई है उत्तधन नति? देखिए पहले ऑप्शन में उन है, ई वाला तो गलत है, उन तो होगा नहीं, काहे को उत होगा, हम यहाँ पे उत लिखा है तकली है, देख लीजिए नीचे फिर से उत है। अब यहाँ पे उन इहो नहीं हो सकता है लोग, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत। आप देखिए इहो में देखिए ऊ है, इहो नहीं हो सकता है, उत इसमें है, इसमें देखिए उत प्लस नति है। आइए यहाँ पे नति मिल गया, यहाँ पे आपका ये मिल गया, अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी दूसरा। और उन्नति में यदि पूछता कि कौन सी संधि है, उन्नति में यदि पूछता कि कौन सी संधि है, तो जहां पर आपका हलंत लगा रहता है वह व्यंजन संधि का क्या है, वो व्यंजन संधि होता है। कौन संधि होता है? व्यंजन संधि। ये देखिए पकड़ने का टेक्निक है, और ये टेक्निक आप कब सीख सकते हैं? जब पूरा संधि विच्छेद यानी संधि का क्लास करेंगे, 2-3 क्लास होता है, उसे करने के बाद ही पकड़ पाएंगे, है ही नहीं। हर एक पॉइंट का अपना टेक्निकल पॉइंट है, उसे पकड़ने का प्रयास करिए आप लोग। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन 15 क्या लिखा है, लो 15 लिखा है सप्तऋषि। क्या लिखा है? सप्तऋषि में समास आ गया, क्या आ गया? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है विग्रह, पेपर में आया था, इसे आप याद कर लेंगे। समास में देखिए विग्रह किया जाता है, संक्षिप्तीकरण कहीं कहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। समास में विग्रह किया जाता है, संधि में विच्छेद होता है, समास जो है वाक्यात्मक होता है। कैसा होता है? वाक्यात्मक होता है। और संधि कैसी होती है? शब्दात्मक होता है। कैसा होता है? शब्दात्मक। लीजिए कई तो सवाल यही निकालिए कि समास जो होता है भैया वो कैसा होता है? वाक्यात्मक होता है, संधि शब्दात्मक होता है। समास में विग्रह करते हैं और संधि में विच्छेद करते हैं। समझ रहे हैं नहीं? आइए कौन सा सप्तऋषि? सप्त का मतलब पहला वाला जो इसका पद है, पहला पद है, पहला पद क्या कर रहा है? लो भैया संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। जब पहला पद संख्या का बोध करा रहा है तो हम जानते हैं कि भैया संख्या का बोध किसमें होता है? तत्पुरुष में नहीं होता है, द्वंद्व में नहीं होता है, कर्मधारय में नहीं होता है, होता किसमें है? द्विगु समास। द्विगु समास आपका क्या हो जाएगा? आंसर इज द करेक्ट द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। और यहाँ पे जो अन्य समास है इसके बारे में भी मैं बता दूं आपको कि जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें उपमेय उपमान की बात किया जाए या विशेष से विशेषण की बात किया जाए, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसे भी जानकारी ले लीजिए। आपका तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और कौन सा है भैया? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ होता है योजक। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, लाभ हानि, आयात निर्यात। और महिषासुर का बात कर दिया जाए जिसे कहा जाता है देवासुर, इसमें भी आपका कौन सा समास है? तो आपका जवाब होगा द्वंद्व समास है। ये समास की बात है। सप्तऋषि में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक। आइए क्वेश्चन नंबर 16। इस वाले सवाल को बताने का प्रयास सभी बालक करेंगे। आइए 16 नंबर क्या कह रहा है? देख लीजिए, किरिलोचन लिखा
है, क्या लिखा है वो? त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा, फिर समास वाला सवाल है, त्रिलोचन में कौन सा समास? फिर वही सेम क्वेश्चन, त्रिलोचन में कौन समास? पहले तो हम कह रहे हैं कि त्रिलोचन को कह दीजिए चुपचाप विग्रह। क्या करेंगे? विग्रह। और जैसे विग्रह करेंगे वैसे वो पता चल जाएगा कि हम हैं का, तुरंत आंधे स्पॉट बताने का प्रयास करेगा। आइए विग्रह करते हैं। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाले। तीन नेत्र वाले कौन है भैया? तीन नेत्र किसके पास है भाई? बहुत बड़े भगवान जी हैं जिनका नाम क्या है? शंकर। शंकर को महादेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेव भी कहते हैं। शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं, नीलकंठ। शंकर को त्रिनेत्र भी कहा जाता है? तो शंकर आपका यहाँ पे हो जाएगा। शंकर को शूलपाणी भी कहा जाता है, शूलपाणी, यानी त्रिशूल को धारण करने वाला कौन है? शंकर है। यानी कि आपका त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो विग्रह करने पर आया तीन नेत्रों वाले अर्थात शंकर, और जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसे आप लोग कौन सा समास कहते हैं? जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं? लो, पहला आंसर हो गया सही आपका, बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया द्वैवाद समास क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान। अभी अभी मैंने इस पर बात किया है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। जो तत्पुरुष समास है उसका 6 भेद होता है। उपभेद उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभेद। क्या कहेंगे भैया? उपभेद। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। आइए लीजिए, 17 नंबर खुल गया है। देखते हैं कि इसके बाजुओं में कितनी ताकत है, लगा देगा। विलोम शब्द की सवाल है ये। आइए, क्या लिखा है? एकदम छोटा सा शब्द लिखा है, सृष्टि लिखा है। क्या लिखा है? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? लो, सृष्टि है, सृष्टि का विलोम बताना। यहाँ पे सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि शब्द है, इनका विलोम शब्द आप बनाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे वृष्टि क्या है? व्याष्टि। तो सृष्टि का व्याष्टि तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। सृष्टि का तो व्याष्टि हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा वाला सवाल, समसृष्टि, समसृष्टि में नहीं हो सकता है। विसृष्टि भी नहीं होगा। अगर सृष्टि है तो इसका विलोम अपोजिट छाटना है, तो आपका प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर प्रलय। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है आपका डी सही है। 4 नंबर को हम लोग करेक्ट आंसर मानेंगे, जिसका आंसर होता है प्रलय। क्या होता है? प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका प्रलय हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर किस पे है? 18 पे बात करते हैं। लीजिए, 18 आ गया बच्चा, 18 आ गया, लगाइए दम। लो, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है? फिर वही शब्द। लो, विलोम शब्द आपका 2, यानी कि गौरव का विलोम शब्द छाटना इस बार गौरव का। अगली बार आपने सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय मार दिया यदि, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप गौरव का विलोम शब्द क्या मारना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है लाघव, दूसरा लघुत्व, तीसरा लघुता, चौथा लघुत्तम। तो क्या होगा आंसर? आप इस बात की जानकारी को अवेलेबल करके बताने का प्रयास करिए। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं, बहुत तेज प्यास लगा है। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले 18 नंबर, गौरव का विलोम छाटना है। तो देखिए, गौरव का जो विलोम होता है वो तो लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम शब्द यही है, ऑप्शन नंबर 1। पहले ऑप्शन में इसका आंसर मिल गया। बगलिए में देखिए, गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव होगा। लघुत्तर और लघुत्तर लघुत्तम होगा नहीं, क्योंकि लघुत्तर लघुत्तम लघु ये आपका होता है प्रविशेषण में तुलनावस्था होती है। क्या होती है? तुलनावस्था। और तुलनावस्था में इसका बात किया जाता है। तो इसलिए आपको जो है कि दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए आपसे बनाया गया है, लेकिन आपका जो गोल है वो गोल यानी गौरव है तो लाघव खोजो, मारो पट्टे बात खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
आइए 19 पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे? 19। अब 19 क्या कह रहा है? 19 क्या कह रहा है इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि समुद्र ये समुद्र लिखा है और समुद्र का पर्यायवाची छाटना। इस बार आप लोग बहुत सतर्क रहिएगा, इस बार बताने का प्रयास समझदारी से करिए। अब देखिए पर्यायवाची जो होता है इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं बच्चे, क्योंकि पर्यायवाची जो है कि बिगेस्ट चैप्टर है, उसमें जो है कि बच्चे इतना याद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शब्द के जो पॉपुलर शब्द है उसे याद कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हम कह रहे हैं दृढ़ पर्यायवाची एक कर दीजिए, बहुत है एक छोड़ दीजिए। आइए तो समुद्र का आपका पर्यायवाची मारना है, तो समुद्र का पर्यायवाची जलज नहीं होता है, जल का होता है, और जलाधीप भी जलय का होता है, और का है पंकज, और पंकज जाते हैं उसका होता है कमल का होता है। जब तीन गलत हो गया तो सही कहूँगा, सही कौन होगा? तो दूसरा सही है, कौन हो जाएगा भैया? दूसरा जलाधीप। अच्छा ये कभी कभी ऐसा भी आंसर मिल जाता है, अगर हमें पता है 3 की जानकारी हो गई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होगा 100%। क्लियर है कि नहीं? तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? जलाधीप हो जाएगा। तो प्यारा सा बच्चा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है? जलधि है, पंकज जलद जलदीप नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जहाँ क्वेश्चन को विस्तृत बताना है वहां मैं बता दे रहा हूँ, और जहाँ पे क्वेश्चन को बताने के लिए कुछ नहीं है तो वहां पे छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और 20 कह रहा है दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची। लो माता रानी 15 तारीख को आ रही है, हम तुमको आज बता दे रहे हैं दुर्गा जी का पर्यायवाची। ठीक है, तो भैया दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। लो दुर्गा शब्द का पर्यायवाची क्या है इसको बताने का प्रयास करिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? भारती। पहला जो भारती है, देखिए भारती तो आपका दुर्गा का पर्यायवाची भारती नहीं है। क्लियर हुआ? और आपका श्री जो है लक्ष्मी जी का है, यहाँ पे आपका दुर्गा जी का बाह्य पर्यायवाची ये नहीं माना जाएगा। जो सना भी दुर्गा जी का पर्यायवाची नहीं माना जाएगा। जब आप देख रहे हैं कि 3 कट गए तो बच गया का, बच गया क्या आपका? बच गया धात्री। यही आपका दुर्गा जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो दुर्गा जी का पर्यायवाची क्या होगा? आपका धात्री होगा। क्लियर? जो पर्यायवाची है इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, है? और पर्यायवाची थोड़ा सा मजबूत करते रहिए। मैं आपको जो थ्योरेटिकल क्लास लेते हैं वहाँ पे यदि पर्यायवाची का बात करते हैं तो मैं उसको एक दिन जो है विस्तृत रूप से कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा ट्रिक के मेथड से याद करने की आवश्यकता नहीं है, हर दिमाग से खेल खेलना है बस, और कुछ करना नहीं है। आइए आप लोग अगला क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर पे हम बात करते हैं। आप इस नंबर पे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। लीजिए यहाँ से तो भैया लाइन एकदम क्लियर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया है ताकि इसे आप भी देखते रहिए। बांझ क्या कह रहा है? बांझ, ये बांझ होता है ना, देखिएगा गांव मोहल्ले बिलोंग करते हैं तो बांझ जानते होंगे। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का आपको क्या छटना है? अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा यही आपको बताना है। बांझ है और बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जो गर्भावस्था में बालक रहता है, जो प्रसव पीड़ा से उत्पन्न होता है नवजात शिशु, उसे यहाँ पर बताया गया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका अर्थ क्या होगा? आइए फोकस करते हैं बोर्ड पे। पहला तो है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, पहला ऑप्शन है। और दूसरा क्या है? सहानुभूति नहीं दिखाना, सहानुभूति नहीं दिखाना। और तीसरा क्या है? देखिए संतानहीन होना। अभी संतानहीन होना थोड़ी नहीं इसका अर्थ होगा, है निगेटिव कहां से आ गया? जिस पर बीतती, लो ये वाला देखिए, जिस पर बीतती, जिस पर बीतती है, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये बात सही है, जिस पर बीतती है वही तो जानेगा। अर्थात आंसर इज द करेक्ट नंबर 4। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। तो बांझ जाने क्या प्रसव
आपने उससे भी पाया। ये जो है कि शब्द बोल दिया, मुहावरा लोकोक्तियाँ बोल दिया, लेकिन आप उसका अर्थ ये होगा सुव्यवस्थित तरीके से। क्या होगा ये कि जिस पर बीतती है वही जानता है कि ये पीड़ा बाँझ का होता क्या है आखिर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर लेते हैं। आइए 22 नंबर को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है कि प्री, क्या लिखा है? प्री का तद्भव छाटना। क्या छाटना है यहाँ पे? तद्भव। क्या लो, प्रिय का तद्भव शब्द छाटना है। तद्भव, ये देखिए तत्सम तद्भव होता है, आप जानते हैं। एक होता है तत्सम, मतलब तत् प्लस सम से मिलकर बनता है। तत्सम किसे? तत् प्लस सम से। और संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। और जो तत् प्लस भव से मिलकर बनता है उसे कहा जाता है तद्भव, और उसे कहते हैं हम लोग हिंदी वाला शब्द को तद्भव कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका जो प्रिय शब्द का तत्सम तद्भव छाटना, यानी तद्भव छाटना या तद्भव, यानी ये आपका है क्या? तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। तो आपका प्रेम प्यार तो हो ही नहीं सकता है, प्रिय का तद्भव है ना। तो प्रिया, प्रिया नाम हो गया। प्रिय माने होता है पिया। प्रिय, ये देखिए प्रिय क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव शब्द क्या होता है? पिया होता है। क्या होता है? पिया। प्रिय माने पिया, पिया। यानी कि जब हम कह सकते हैं कि यदि किसी से प्रेम किया जाता है कि पिया, यानी हस्बैंड जी को कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसको देखेंगे। 23 कह रहा है गोबर है। क्या लिखा हुआ है? गोबर का तत्सम रूप छाटना, यानी गोबर जो है आपका आप क्या हो गया है? तद्भव शब्द हो गया। अब क्या होगा? ये तद्भव हो गया। और गोबर का जो तत्सम रूप होता है, गोबर का तत्सम, पहला ऑप्शन एकदम गलत है, गुरबर है, गड़बर है, ये कौन सा ऑप्शन है? गुम्बारा होता ही नहीं है कभी गोबर का, ये बताइए। गोबर है, गोबर का तत्सम गुम्बारा होगा? गोबर का तत्सम हो जाएगा गोमय। क्या हो जाएगा? गोमय। आपका इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि गोबर जो है ये तद्भव है, और आपका जो गोमय है यही आपका तत्सम शब्द है। और हमें गोबर का तत्सम छाटना है। आप देख सकते हैं गोबर का क्या देखना है? तत्सम। तो आपका 23 का क्वेश्चन, आपका आंसर होगा दूसरा। क्या हो जाएगा? गोमय। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? 24 की बात करेंगे। लो लो, वर्तनी आ गया क्या? वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गया है? वर्तनी। वर्तनी को बारे में समझेंगे। वर्तनी को संस्कृत में या हिंदी में या उर्दू में, पहले तो वर्तनी को हिंदी में वर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास। हिंदी में हम लोग वर्ण विन्यास कहते हैं। इसे उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिज्जे। और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं स्पेलिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसका मतलब वर्तनी आपका गलत है। और वर्तनी भैया यहाँ पे वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए जो क्या है, यहाँ देख लीजिए आगे पहला नंबर जो है शुद्ध, यानी 4 ऑप्शन है, 4 में कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है? पहले तो कवित्री गलत है, यहाँ भी छाट दीजिए। ये होता है शुद्ध कव इत्री होता है। शुद्ध क्या होता है? कव इत्री। ये शुद्ध है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये मात्रा लगाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चौथा तो गलत हो गया, पहले 1 तो गलत हो गया, 3 बचा है। तपो देखो, तदोपरांत नहीं होता है। देखो तदोपरांत नहीं होता, तपोपरांत होता है, इसलिए आपका ये भी गलत है। अब पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। कैसा होता है? पूजनीय होता है। शुद्ध में क्या लिखते हैं? पूजनीय लिखते हैं। शुद्ध में देखिए ये लिखा जाता है। ये तो भैया शुद्ध है, ये क्या है? गलत है। और अंताक्षरी, अंताक्षरी इज द करेक्ट आंसर।
अंताक्षरी आपका सही है। अंताक्षरी यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पे वर्तनी में। यहाँ पे वर्तनी में कौन सा आंसर हो रहा है सही? अंताक्षरी। पूजनीय आपका ऐसे लिखा जाता है और कवित्री ऐसे लिखा जाता है। एक और दो खत्म हो गए, आपका तो वो उपरांत होता है, ये भी आपका कहा है गलत है। तो आपका आंसर जो 24 का होगा वो अंताक्षरी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 25 का आते हैं। 25 क्या कह रहा है? देखिए 25 कह रहा है कि क्या कह रहा है, आप देखते रहिए बोर्ड पे। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द कौन ऐसा है जो क्या है? शुद्ध है। शुद्ध माने क्या होता है? शुद्ध माने हम ये बताए हैं, शुद्ध माने सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो कवित्री, अब यहाँ बताया कि जो कवित्री लिखा जाता है कवइत्री होता है। क्या होता है? कवइत्री होता है ऐसे। ई वाला कवित्री सही है और ई वाला कवित्री का है आपका गलत। उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त। देखिए क्या लिखा है? उपरोक्ता लिखा है। अब तो यू गलत होता है कि नहीं? महात्मा होता है कि महात्मा होता है? यू गलत हो गया आपका। उज्ज्वल देखिए सही लिखा है। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये उज्ज्वल सही है यानी कि आंसर आपका तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो आपका तीसरा होगा। क्या होगा? उज्ज्वल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं 26 पे। कितना है? 26 पे। 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, कौन ऐसा वाक्य, वाक्य मतलब जो सेंटेंस है, ये क्या है? ये आपके पास वाक्य है ना, ये क्या है? 4 वाक्य। और वो वाक्य क्या होना चाहिए? शुद्ध। फिर वही सवाल, शुद्ध माने क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो सही वाला छाटना है ऑप्शन। पहला ऑप्शन, वह गरीब आदमी था। देखिए वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था। देखिए वह आदमी गरीब था। ये तो पहले था वह गरीब, ये तो पहले ही गलत हो गया। था वह गरीब, ये गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा तो पहले गलत हो गया। अब आपको दो में देखना है कि कौन सा सही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ वह गरीब आदमी था। वह आदमी कैसा था? गरीब। तो यहाँ पे लिखा है कि वह गरीब आदमी था। पहले आदमी आएगा कि पहले गरीब आएगा? ये पहले बताइए। पहले आदमी आएगा तब तो गरीब है पता चलेगा। पैसे गरीब है कैसे पता चलेगा? वह आदमी गरीब था। ये आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर, आपका दूसरा वाला क्या है? राइट है। इस आंसर को आप करेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे बात होगी। किस पे होगी? 27 मतलब 27 पे बात करते हैं। 27 नंबर को देखिए बहुत ध्यान से। इनमें कौन सा वाक्य, देखिए कौन सा वाक्य, यहाँ पे वाक्य बोला गया है। जैसे अभी एक सवाल मैंने नेक्स्ट किया उसी सेम टू सेम है। कौन सा वाक्य है जो क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध दिखा है। शुद्ध का मतलब फिर वही बात सही है। अगर अशुद्ध रहता तो अशुद्ध वाला छाटना पड़ता। अब पहला ऑप्शन क्या है? सीता ने यह कहा। पहला ऑप्शन सीता ने यह कहा। फिर कह रहा है सीता ने यह कही। देखो सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही। फिर देखिए सीता यह कही, सीता यह कहा। जो सीता यह कहा गलत है कि नहीं? सीता ने यह कही और यहाँ पर सीता ने यह कहा। जो सीता है तो सीता का है स्त्रीलिंग, का है स्त्रीलिंग हो गया। और स्त्रीलिंग में कही होगा कि कहा होगा। सीता यह कही और सीता ने यह कही। तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट किधर जा रहा है? सीता यह कही या सीता ने यह कही? बताइएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग सीता ने यह कहा कि रमेश कैसा लड़का है। सीता ने यह कहा
और दूसरा है सीता ने यह कही, सीता ने यह कही है कि ये जो है कि आदमी अच्छा नहीं। सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा आपका हमारे अकॉर्डिंग पहला। और यहाँ पे दूसरा वाला भी आपको सही लग रहा होगा। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की निर्धारण से हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग की दृष्टि से देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कवि, कवि है, लो कवि तो हम कहेंगे लड़का भी कवि होता है, लड़की भी कवि होता है। हम कहते हैं नेता, लड़की भी नेता बनती है, लड़का भी बनता है, देखने में तो एक है लेकिन नेता होगा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग का होता है, नेत्री होता है। बदल गया कि नहीं बात? तो यही है, देखने में एक लग रहा है लेकिन होता नहीं है, बच के रहिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। सर आपकी बॉडी को विराम दे।